तो चलिए सर, हम कर्सर जो हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट लिया था, थोड़ा सा हम आज डेप्थ में जाते हैं कर्सर को लेके। सर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम आगे चल के जितने भी प्रोसीजर बनाएंगे, हम पैकेजेस बनाएंगे, उसमें हम कर्सर का यूज जरूर करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम कर्सर को थोड़ा सा एक बार और रिपीट करते हैं, एक रिवाइज करते हैं जो इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ था। तो कर्सर क्या है? सो कर्सर इज अ एसक्यूएल स्टेटमेंट। कर्सर एक एसक्यूएल स्टेटमेंट है, आइदर सिलेक्ट और डीएमएल। हो सकता है कि वो सिलेक्ट स्टेटमेंट हो, या हो सकता है वो डीएमएल, कोई भी हो सकता है। इसका मतलब या तो सिलेक्ट हो सकता है, या तो इंसर्ट हो सकता है, या तो अपडेट हो सकता है, या तो डिलीट हो सकता है। आइदर सिलेक्ट और डीएमएल। इफ डीएमएल, अगर वो डीएमएल है, तो वो डायरेक्टली कहाँ लिखा जाएगा? बिगिन सेक्शन के अंदर लिखा जाएगा। वो जो इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है, वो डायरेक्टली कहाँ लिखा जाएगा? बिगिन सेक्शन के अंदर। और फिर हमने बुक की डेफिनेशन भी पढ़ी, पॉइंटर टू द कंटेक्स्ट एरिया, और एरिया इन अ मेमोरी वेयर द ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म। मेमोरी का वो हिस्सा जहां पर ऑपरेशन परफॉर्म होता है, वो पर्टिकुलर कंसेप्ट कहलाता है कर्सर। और अगर ये भी नहीं समझता तो पहली स्टेटमेंट बहुत सिंपल है। कर्सर जो है एक एसक्यूएल स्टेटमेंट है, आइदर सिलेक्ट है और डीएमएल, और अगर डीएमएल है तो डायरेक्टली बिगिन सेक्शन में लिखा जाएगा। दैट्स इट। अब क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कर्सर। कर्सर के जो टाइप है वो दो टाइप है। पहला कर्सर कहलाता है इम्प्लिसिट कर्सर, सेकंड कहलाता है एक्सप्लिसिट कर्सर। दो कर्सर हैं। तो देखिए कैसा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कर्सर, इम्प्लिसिट कर्सर और एक्सप्लिसिट कर्सर। इम्प्लिसिट कर्सर क्या होता है? इम्प्लिसिट कर्सर में हम चारों चीजें कर सकते हैं, सिलेक्ट है, इंसर्ट है, अपडेट है और डिलीट है। लेकिन एक्सप्लिसिट कर्सर की हम बात करते हैं, इम्प्लिसिट कर्सर। इम्प्लिसिट कर्सर डायरेक्टली यूज्ड इन द बिगिन सेक्शन। मतलब पहली बात तो कर्सर क्या है, तो हमें पता चला कर्सर एक एसक्यूएल स्टेटमेंट है, आइदर सिलेक्ट है और डीएमएल है। और अगर डीएमएल रही तो कहां लिखा जाएगा? बिगिन सेक्शन के अंदर। अब हमें थोड़ा ध्यान से समझिए सेंटेंस क्या बोल रहा है। देखो, पहले हम ये बोलते हैं कि कर्सर जो है एक एसक्यूएल स्टेटमेंट है। हो सकता है वो सिलेक्ट हो सकता है वो डीएमएल हो। और अगर वो डीएमएल है तो डायरेक्टली कहां लिखा जाएगा? बिगिन सेक्शन के अंदर। कहां लिखा जाएगा? बिगिन सेक्शन के अंदर। फिर क्या बोला जाता है? कर्सर दो प्रकार के, इम्प्लिसिट है और एक्सप्लिसिट है। फिर बोला जाता है जो इम्प्लिसिट कर्सर है वो डायरेक्टली बिगिन सेक्शन के अंदर होता है, और इम्प्लिसिट कर्सर में आप चारों चीजें कर सकते हो, सिलेक्ट भी कर सकते हो, इंसर्ट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ सर, आज के बाद, आज के बाद कभी भी अगर, कभी भी, आज के बाद कभी भी अगर बिगिन के अंदर, बिगिन के अंदर सिलेक्ट आया, इंसर्ट आया, अपडेट आया, डिलीट आया, इनमें से कोई भी अगर आई, अगर कोई भी स्टेटमेंट बिगिन सेक्शन के अंदर आई, कोई भी ऐसा कहीं लिखा गया बिगिन के अंदर, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, तो सर आंख बंद करके बोल देना, आंख बंद करके बोल देना सर ये इम्प्लिसिट कर्सर है। क्योंकि इम्प्लिसिट कर्सर में आप चारों चीजें कर सकते हो, इंसर्ट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, हर चीजें कर सकते हो इम्प्लिसिट कर्सर के केस में। लेकिन इम्प्लिसिट कर्सर जो होगा वो डायरेक्टली बिगिन में होगा, और इम्प्लिसिट कर्सर में चारों चीजें आती हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट। तो याद रखना, आज के बाद बिगिन में, ध्यान से सुनो, आज के बाद बिगिन सेक्शन के अंदर कभी भी डायरेक्टली सिलेक्ट लिखा देखो, इंसर्ट देखो, अपडेट देखो, डिलीट देखो, आंख बंद करके बोल, ये मत बोलना ये सिलेक्ट है, ये इंसर्ट है, ये अपडेट, ये बोलना सर ये इम्प्लिसिट कर्सर। क्या बोलोगे सर? इम्प्लिसिट कर्सर। एग्जैक्टली, इम्प्लिसिट कर्सर है। कभी भी याद रखना, आंख बंद करके जितने भी कोट्स होंगे, जितने भी कुछ होंगे, वो इम्प्लिसिट कर्सर है। देखो मैं आपको अगर कहीं एग्जाम्पल मिलते हैं तो वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। मैं जाता हूं।
एग्जाम्पल कहीं दिखेगा तो देखता हूँ। मुझे बताइए सर, ये कोई तो भी प्रोसीजर जो हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, देखो कुछ तो भी लिखा है यहाँ पे। उसके बाद ये बिगिन सेक्शन देख रहे हो सर आप? दिख रहा है या नहीं यस दिख रहा सर। है? अब मुझे यस बताओ सर। यहाँ पे ये क्या है? इम्प्लीसिट कर्सर। एग्जैक्टली इम्प्लीसिट कर्सर। डिलीट डिलीट स्टेटमेंट है तो क्या है वो? इम्प्लीसिट कर्सर है। इम्प्लीसिट कर्सर है। कहीं भी आज के बाद याद रखना, आज के बाद याद रखना, कभी भी कोई कहीं भी बिगिन सेक्शन के अंदर अगर आप देखोगे और कुछ लिखा होगा बिगिन सेक्शन के अंदर, ऐसे केस में आंख बंद करके बोल देना जो सर ये जो है ना, ये इम्प्लिसिट कर्सर है। क्या है? इम्प्लिसिट कर्सर है। एक दो एग्जांपल और दिखाता हूं, कहीं भी आप देखोगे कि अगर बिगिन नहीं, यहां तो लिखा नहीं है, तो यहाँ नहीं दिख रहा। हाँ, लेकिन जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो आज के बाद हमेशा याद रखो कि भाई कहीं कभी भी बिगिन के अंदर आप सिलेक्ट स्टेटमेंट, इंसर्ट स्टेटमेंट, अपडेट स्टेटमेंट, डिलीट देखो तो समझ जाना वो इम्प्लिसिट कर्सर। लेकिन लेकिन अब एक्सप्लिसिट करके केस में क्या बोला जाता है? एक्सप्लिसिट कर्सर डिक्लेयर विथ सम नेम। एक्सप्लिसिट कर्सर जो होगा ना, वो किसी नाम से डिक्लेयर किया जाएगा, किसी नाम से डिक्लेयर किया जाएगा। तो अगर आप गौर से देखोगे, अगर आप गौर से देखोगे ना, तो ये देखो डिक्लेरेशन में ये C1 के नाम से डिक्लेयर किया जा रहा है। C1 के नाम से डिक्लेयर किया जा रहा है, मतलब ये है कि ये जो आप देख रहे हो, ये जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है, ये जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है, ये किसके नाम से जानी गई? तो ये सिलेक्ट स्टेटमेंट जानी गई C1 के नाम से। ये सिलेक्ट स्टेटमेंट जानी जा रही है किसके नाम से? तो ये जानी जा रही है C1 के नाम से। C1 के नाम से जानी गई ये सिलेक्ट स्टेटमेंट। सो एक्सप्लिसिट कर्सर डिक्लेयर विथ सम नेम एंड हैंडल विद दैट नेम। और उस नाम से क्या किया जाएगा? वो उस नाम से वो क्या किया जाएगा? हैंडल किया जाएगा। उस नाम से वो क्या किया जाएगा? हैंडल किया। मतलब ये सिलेक्ट स्टेटमेंट किसके नाम से जानी गई? तो C1 के नाम से जानी गई। किसके नाम से जानी गई? तो C1 के नाम से जानी गई। तो आप देख सकते हो कि ये सिलेक्ट स्टेटमेंट जानी जाएगी C1 के नाम से। तो याद रखना, यहां पर ये सिलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती है, यहां पर सिलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती, यहां पर सिर्फ ये सिलेक्ट स्टेटमेंट C1 के नाम से जानी जाती है। जैसे ही आप बिगिन में आते हो, ओपन C1 बोलोगे, सो उसके बाद बोला जाता है एक्सप्लिसिट कर्सर डिक्लेयर विद सम नेम एंड हैंडल्ड विद दैट नेम। और देखो जैसे ही बिगिन में ओपन C1 आया, तो ये जो C1 देख रहे हो, ये जो आप C1 देख रहे हो, अब यहाँ पे क्या होगा? जो आप हैंडल बाय दैट नेम, अब यहाँ पे जैसे ही ओपन C1 बोलेंगे, तो ये C1 की जगह सिलेक्ट स्टेटमेंट फायर होगी। C1 की जगह क्या फायर होगी? तो सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी? फायर होगी। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्सप्लिसिट में सिर्फ आप क्या कर सकते हो? सिलेक्ट। एक्सप्लिसिट में सिर्फ आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इम्प्लिसिट में आप सारी चीजें कर सकते हो इनडायरेक्टली। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, आज के बाद कभी भी डिक्लेरेशन में ऐसा लिखा हो कर्सर C1 इज सिलेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये क्या है? क्या इससे क्या पता चल रहा है आपको? ये क्या है पूरा? एक्सप्लिसिट कर्सर। एग्जैक्टली ये है एक्सप्लिसिट कर्सर, क्योंकि एक्सप्लिसिट कर्सर डिक्लेयर किया जाएगा किसी नाम से, फिर हैंडल किया जाएगा उस नाम से। तो सर हमें इससे ये पता चला, सॉरी, हमें ये पता चला कि हम दो कॉलम बना लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल बना के दे रहा हूं सर, आपको थोड़ा याद रखने में बहुत अच्छा होगा। मैं बात करता हूं यहाँ पे इम्प्लिसिट की, और ये बात करता हूं मैं एक्सप्लिसिट की। तो इम्प्लिसिट में आप सिलेक्ट कर सकते हो, एक्सप्लिसिट में भी आप क्या कर सकते हो? सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, उसके बाद आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। इस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन एक्सप्लिसिट में मैं बताना चाहता हूं, ना आप इंसर्ट कर सकते हो,
या सीधा बोलूं ये तीनों चीजें नहीं कर सकते आप, ये तीनों चीजें आप नहीं कर सकते। आप एक्सप्लिसिट में सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हो, बाकी चीजें नहीं कर सकते, लेकिन इम्प्लिसिट में आप चारों चीजें कर सकते हो। इम्प्लिसिट में आप चारों चीजें कर सकते हो, मतलब हो सकता है, लेकिन एक्सप्लिसिट में सिर्फ क्या होगा, सिलेक्ट। मुझे बताइए यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, क्या डाउट? देखो, व्हाट इज कर्सर ये समझ में आया, टाइप ऑफ कर्सर ये समझ में आया, इम्प्लिसिट किसे बोलेंगे, एक्सप्लिसिट किसे बोलेंगे ये समझ में आया। उसके बाद बिगिन के अंदर अगर इंसर्ट अपडेट डिलीट लिखेंगे तो वो क्या होगा, डिक्लेयर में अगर लिखेंगे तो क्या होगा, और इम्प्लिसिट में क्या क्या कर सकते हैं और एक्सप्लिसिट में क्या क्या कर सकते हैं। इतना समझ में आया क्या? अगर यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, अभी मैं डेप्थ में फिर और कर्सर के बारे में जा रहा हूं, लेकिन जितना यहां तक पढ़ा कि व्हाट इज कर्सर, टाइप ऑफ कर्सर, कहां क्या डिक्लेयर किया जाता है, यहां तक क्लियर है? चलिए एक डिफरेंस हम और देखते हैं। देखो, इम्प्लिसिट में भी हम कर सकते हैं सिलेक्ट और एक्सप्लिसिट में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये चीज समझिए थोड़ा सा। हम इसके बारे में, डिफरेंस के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। चलिए सर, ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम जाते हैं और जाने के बाद जैसे इम्प्लिसिट में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक्सप्लिसिट में भी हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट। बाकी एक्सप्लिसिट में आप बाकी चीजें नहीं कर सकते। तो चलिए हम थोड़ा सा ना एक्सप्लिसिट कर्सर को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लिसिट कर्सर को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता है कि इम्प्लिसिट सिलेक्ट जो होता है वो बिगिन सेक्शन में यूज होगा। इम्प्लिसिट सिलेक्ट, इम्प्लिसिट सिलेक्ट we use implicit select directly in begin section when we are fire select into statement in begin section। और बेटर है हम डायरेक्टली यहां से हम बात करेंगे एक्सप्लिसिट की, हम उसके बारे में बात करते हैं। एक्सप्लिसिट कर्सर, अब ध्यान से सुनना, मैं एक्सप्लिसिट कर्सर के बारे में क्या क्या बता रहा हूं। सबसे पहले तो आपको पता है एक्सप्लिसिट कर्सर डिक्लेयर विथ सम नेम एंड हैंडल्ड बाय दैट नेम। explicit cursor declare with some name and handled by that name। explicit cursor क्या क्या करेगा, किसी नाम से डिक्लेयर किया जाएगा और फिर उस नाम से वो क्या किया जाएगा, हैंडल किया जाएगा। एक्सप्लिसिट कर्सर, जैसे मैं जाता हूं कर्सर, सबसे पहले डिक्लेयर, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। डिक्लेयर कर्सर C1 इज, मैं लिखता हूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। जब मैंने ऐसा लिखा तो क्या होगा सर, ये जो सिलेक्ट, ये कर्सर, ये से जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है ये किस नाम से जानेगी, C1 के नाम से। सो इस लाइन में क्या होता है, स्टेप नंबर 1, ये मैं बताता हूं डिक्लेरेशन में। स्टेप 1, ये स्टेप 1 होती है। इस स्टेप 1 में क्या हो रहा है उस चीज को समझो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1 में क्या हो रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं। स्टेप 1 में हो ये रहा है कि द एसोसिएशन ऑफ सिलेक्ट स्टेटमेंट, नेम ऑफ द कर्सर।
मतलब ऐसा हुआ कि ये जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है, जो सिलेक्ट स्टेटमेंट जो लिखी आपने, वो किसके नाम से जानी जा रही है? तो वो जानी जा रही है C1 के नाम से। जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है वो जानी जा रही है C1 के नाम से। किसके नाम से जानी जा रही है? तो C1 के नाम से जानी जा रही है। ओके, सो द एसोसिएशन ऑफ सिलेक्ट स्टेटमेंट, नेम ऑफ द कर्सर, नेम ऑफ द कर्सर C1 किसके नाम से जानी जा रही है? तो C1 के नाम से। मतलब जब डिक्लेरेशन सेक्शन में आप ये डिक्लेयर कर रहे हो, जब डिक्लेरेशन सेक्शन में आप ये चीजें डिक्लेयर कर रहे हो, तो ऐसे केस में ये जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है ये किसके नाम से जानी जा रही है? ये जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है वो जानी जा रही है C1 के नाम से। किसके नाम से? तो C1 के नाम से जानी जा रही है। द एसोसिएशन ऑफ सिलेक्ट स्टेटमेंट, नेम ऑफ द कर्सर, कर्सर C1। मतलब यहां पर ये सिलेक्ट स्टेटमेंट फायर नहीं होती है, आप दिमाग से ये निकल देना। डिक्लेरेशन सेक्शन में सिर्फ ये सिलेक्ट स्टेटमेंट C1 के नाम से जानी जाती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता है। ये सिलेक्ट स्टेटमेंट किसके नाम से जानी जाती है? तो C1 के नाम से जानी जाती है। यहां पर ये सिलेक्ट स्टेटमेंट फायर नहीं होती है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये सिलेक्ट स्टेटमेंट यहां फायर नहीं होती है, सिर्फ ये सिलेक्ट स्टेटमेंट C1 के नाम से जानी जाती है। ये पहला स्टेप। उसके बाद स्टेप 2, द एसोसिएशन ऑफ सिलेक्ट स्टेटमेंट, नेम ऑफ द कर्सर C1। उसके बाद स्टेप 2 में क्या होता है? स्टेप 2 में लिखा जाता है बिगिन सेक्शन में, बिगिन सेक्शन में लिखा जाता है ओपन, ओपन C1। अब मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना। ओपन C1 बोला मैंने, ओपन C1 बोला। अब मैंने ओपन C1 बोला, तो ओपन C1 करते वक्त क्या क्या होता है ये समझना। ओपन C1 हम जैसे ही बोलते हैं तो ये C1 की जगह, जो C1 की जगह अब ये सिलेक्ट स्टेटमेंट फायर होती है, ये सिलेक्ट स्टेटमेंट फायर होती है। मुझे बताओ सिलेक्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है सर? बताइए क्या लिखा है सिलेक्ट स्टेटमेंट में? सर बताइए फटाफट। Select star from ENP. देखिए सर, एक्सप्लिसिट कर्सर क्या होता है? ओके, एक्सप्लिसिट कर्सर मतलब ये होता है कि डिक्लेयर विद सम नेम एंड हैंडल बाय दैट नेम। एक्सप्लिसिट कर्सर किसी नाम से डिक्लेयर किया जाता है और फिर उस नाम से वो क्या किया जाता है? हैंडल किया जाता है। डिक्लेरेशन मतलब क्या है? द एसोसिएशन ऑफ सिलेक्ट स्टेटमेंट, नेम ऑफ द कर्सर C1। ये जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है किसके नाम से जानी गई? तो C1 के नाम से जानी गई, दैट्स इट, और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर ये सिलेक्ट स्टेटमेंट फायर नहीं होती है, क्योंकि एक स्टूडेंट जब ये देखेगा तो उसको लगेगा जैसे ये डिक्लेरेशन कर रहा है ये कुछ तो भी सिलेक्ट स्टेटमेंट फायर हुई, उसने डेटा उठा के C1 में डाल दिया, तो ये गलत फहमी है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। डिक्लेरेशन पार्ट में सिर्फ ये सिलेक्ट स्टेटमेंट किसके नाम से जानी जाती है? तो C1 के नाम से जानी जाती है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। इसके अलावा बिगिन सेक्शन में क्या होता है सर? जैसे ही आपने ओपन C1 बोला तो C1 की जगह, अब C1 की जगह ये सिलेक्ट स्टेटमेंट फायर होती है। और मैंने आपसे पूछा था कि ये क्या है, तो ये सिलेक्ट स्टेटमेंट तो है, तो ये क्या करेगी? तो सर ऑब्वियस सी बात है, ईएमपी टेबल से सारा डेटा फेच करके लाती है। क्या लाती है? सारा डेटा फेच करके लाती है। तो ओपन C1 क्या करता है समझो। ओपन C1 दो चीजें करता है। ओपन C1 दो चीजें करता है। इट फेच ऑल द रोज, ये क्या करेगा? सारी की सारी रोज फेच करके ले आएगा। सारी की सारी रोज सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या करेगी? सारी की सारी रोज क्या करके ले आएगा? फेच करके ले आएगा। पहली चीज ओपन C1 में क्या क्या होता है? पहला चीज ये लाता है कि ओपन C1 जैसे ही बोलते हैं व्हेन फायर ओपन C1 इट विल फेच ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल, इट फेच ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल एंड सेंटर एंड सेट पॉइंटर टू द फर्स्ट रो। और पॉइंटर को पहली रो में ले जाके क्या कर देता है? सेट कर देता है। पॉइंटर को पहली रो में ले जाके क्या कर देता है? सेट कर देता है। मतलब जैसे ही ओपन C1 स्टेटमेंट फायर होती है, जैसे ही ओपन C1 फायर होती है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई when when we fire when we fire open when we fire open C1, जैसे ही when we fire open C1 instead of C1 the select statement
द सिलेक्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, द सिलेक्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। क्या होता है, C1 की जगह ये सॉरी C1 की जगह वो सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। इट फेच ऑल द रोज, जस्ट मिनट, इसको हम उठा के ठीक है। इसके कारण हो रहा है। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ, जाने दो उसको। देखिए क्या होता है, when we fire open C1 instead of C1 the select statement is executed and it fetch all the rows from the tables. Sorry, it fetch all the rows God ठीक है, फाइन। तो क्या होता है, when we fire open C1 instead of C1 select statement is executed or it fetch all the rows from the table and set pointer to the first row। कौन सी रो में ले जाके सेट कर देता है पॉइंटर को, फर्स्ट रो में ले जाके क्या कर देता है, सेट कर देता है। पॉइंटर को फर्स्ट रो में ले जाके क्या कर देगा, सेट कर देगा। दैट्स इट, इतना ही होता है सर, बाकी कुछ नहीं होता है। मतलब स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 में सिलेक्ट स्टेटमेंट C1 के नाम से पहचानी जाती है। स्टेप 2 में क्या होता है, व्हेन वी फायर ओपन C1, जब ओपन C1 एग्जीक्यूट होती है तो ये क्या करता है, इट फेच ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल। जो भी सिलेक्ट क्वेरी लिखी होगी वो सारी की सारी रो फेच करके लाएगा और पॉइंटर को नेक्स्ट रो में ले जाके सेट कर देगा। तो अब क्या होगा सर, जब पॉइंटर इस तरह से सेट हो जाएगा, अब स्टेप नंबर 3 मैं बताना चाहता हूं, स्टेप 3 क्या बोलती है। ओह गॉड, ठीक है। अब क्या होगा सर, स्टेप 3 क्या होगा। अब स्टेप 3 क्या बोलती है सर, देखिए पहली रो में पॉइंटर सेट हो गए, अब क्या करके लाना, पहली रो में सेट है, अब हमें वो रो फेच करके लाना है। तो तीसरी स्टेटमेंट होती है फेच और कर्सर का नाम। फेच और क्या होता है, कर्सर का नाम। तो सर आप जैसे ही लिखते हो ना फेच कर्सर का नाम, अब इस फेच कर्सर का नाम लिखिए तो क्या करता है, when we fire fetch, it fetch फर्स्ट रो। देखो जहां पॉइंटर सेट है, इट फेच फर्स्ट रो फ्रॉम द टेबल, जाता है वो फर्स्ट रो फेच करके लाता है एंड सेट पॉइंटर टू द नेक्स्ट रो में क्या कर देता है, सेट कर देता है। सर समझिए स्टेप 3 में क्या हो रहा है सर, स्टेप 3 में ये हो रहा है कि भाई वो जा रहा है और ओके, स्टेप 3 में क्या कर रहा है, वो जा रहा है और जाने का जैसे ही वो जाता है और स्टेप 3 में जाता है तो ये फेच C1 जब बोलते हैं ना, तो जो पॉइंटर फर्स्ट रो में सेट था वो पहली रो फेच करके लाता है, और क्या करता है, पॉइंटर को उसके बाद नेक्स्ट रो में ले जाके क्या कर देता है, सेट कर देता है। तो मुझे बताइए सर, अगर मुझे फिर से एक और रो फेच करनी पड़े तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा,
Fetch C1. करेक्ट, बिल्कुल सही, फेच C1। मतलब मुझे अगर फिर से एक रो फेच करना है तो फिर फेच C1। मुझे बताओ फिर से नेक्स्ट रो फेच करना है तो क्या करना पड़ेगा? से वही Same. लिखना पड़ेगा, फेच एग्जैक्टली, C1। फेच C1 लिखना पड़ेगा सर। तो मुझे बताइए, ये तो बार बार लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा जितनी रोज है? अरे लिखना पड़ेगा कि नहीं? अगर हर रो पर प्रोसेस करना यस है सर, तो उतनी बार वो फेच C1 लिखना पड़ेगा। करेक्ट है? यस सर। इसीलिए इसीलिए कभी भी फेच ऐसा अकेला नहीं लिखा जाता है, बिकॉज ऑफ वी फेच मल्टीपल रोज from the table, so we always used fetch statement in loop। और इसलिए हम फेच को जो लिखा जाता है वो किसके अंदर लिखा जाता है? लूप के अंदर लिखा जाता है। क्यों? मैंने आपको उसका पीछे रीजन बताया, क्योंकि एक समय में फेच एक ही रो फेच करके लाएगा। अगर सर आपको वही स्टेटमेंट बार बार, मतलब अगली नेक्स्ट रो लाना है, तो आपको सपोज करो 10 रो, आपको नहीं पता सर कितनी रो है, आपने 10 बार फेच लिखा, तो मुझे बताओ 10 ही रो लाएगा ना? पूरी रो लाएगा क्या? नहीं नहीं लाएगा। नहीं इसीलिए क्या सर, किया पर जाता अपन है? ओपन C1 तो लिख सकते ना। ओपन C1 सर एक ही बार लिखने की जरूरत है, क्योंकि ओपन C1 क्या करता है, सारी रो फेच करके लाया और उसने पॉइंटर को फर्स्ट रो में ले जाके सेट कर दिया। अगर आपको याद होगा डेफिनेशन ना इसकी, तो हमने बोला था पॉइंटर एरिया इन अ मेमोरी वेयर द ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म। मेमोरी का वो हिस्सा जहां पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। मतलब ओपन C1 जब बोला गया तो इसने उस एक जगह मेमोरी डिसाइड की, वहां सारी रो फेच करके ला लिया और उसने एक पहली रो में पॉइंटर को ले जाके सेट कर दिया। मेमोरी में है, प्राइमरी मेमोरी में है, रैम में है वो डेटा, लेकिन आपको अभी दिखा नहीं है। देखने के लिए आपको ओपन C1 क्या, सॉरी, फेच C1 लिखना पड़ेगा। तो ओपन C1 क्या करता है, सारी रो फेच करके लाता है, दिखाता नहीं है, मेमोरी में रखता है, लेकिन पॉइंटर को फर्स्ट रो में ले जाके सेट कर देता है। लेकिन जब फेच C1 बोलेंगे तो अब ये जो पहले रो में पॉइंटर सेट था, अब क्या करेगा, ये जाएगा और पहली रो क्या करके लेके आएगा, फेच करके लेके आएगा। आया क्या समझ में? यस सर। और सर अगर ओपन C1 नहीं दिए, डायरेक्ट फेच C1 दिए तो आ जाएगा क्या नहीं टेस्ट आएगा केस? ना सर, कैसे आएगा? आपको कर्सर को ओके ओपन करना पड़ेगा, आपको कर्सर को ओपन करना ही पड़ेगा। बिना ओपन किए भाई, बिना उसके लाए आप क्या? देखो फेच C1 बोलता है भैया मुझे ये पोजीशन चाहिए, सारी रो मतलब पॉइंटर सेट चाहिए, रेफरेंस सेट होता है ना वहां पे, बिना ओपन किए आप फेच नहीं कर सकते सर। समझ में? ओके। और लास्ट वन सर, जो लास्ट वन होता है ना, स्टेप नंबर 4 की अगर हम बात करें, स्टेप 4, तो सर जो लास्ट स्टेटमेंट होती है वो होता है क्लोज कर्सर। क्लोज कर्सर, क्लोज कर्सर, क्लोज कर्सर बोलेंगे तो क्लोज और कर्सर का नाम इस तरह से आपको देना पड़ेगा, इस तरह से आपको देना पड़ेगा सर। तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं सर। और एक बात याद रखिए सर, एक्सप्लिसिट कर्सर, एक्सप्लिसिट कर्सर मल्टीपल रो फेच करने के लिए बनाया गया है। मतलब एक्सप्लिसिट कर्सर एक से ज्यादा रो फेच करने के लिए बनाया गया है। एक भी रो फेच करके नहीं लाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक से ज्यादा रो फेच करके लाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक रो फेच करके लाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सप्लिसिट कर्सर के केस में, एक्सप्लिसिट सिलेक्ट के केस में। लेकिन इम्प्लिसिट कर्सर याद रखना, इम्प्लिसिट कर्सर एक ही रो फेच करने के लिए बनाया गया है। ध्यान से सुनना, इम्प्लिसिट कर्सर जो हम बिगिन के अंदर डायरेक्टली जो सिलेक्ट लिखेंगे वो एक रो फेच करने के लिए बनाया गया है। अगर एक से ज्यादा भी रो फेच करके लाएगा तो बोलेगा टू अंडरस्कोर मैनी अंडरस्कोर रोज, एक्सेप्शन रेस करेगा। एक भी रो फेच करके नहीं लाएगा तो बोलेगा नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड, ऐसा एक्सेप्शन रेस करता है। इसके प्रोग्राम सर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कल आपका क्लास नहीं होगा, हमारा क्लास डायरेक्टली मंडे को होगा सर। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो अभी इस आज के लेक्चर में मैंने सिर्फ आपको बताया कि एक्सप्लिसिट क्या होता है। अब नेक्स्ट सबसे पहले देखो, आज मैंने आपको बताया व्हाट इज कर्सर, व्हाई वी यूज द कर्सर, हाउ टू डिक्लेयर द कर्सर, हाउ टू यूज द कर्सर। फिर मैंने आपको बताया एक्सप्लिसिट कर्सर क्या है, पूरी डिटेल में ये जानकारी दी। आपको कोई प्रॉब्लम है सर, आप फिर से जाइए देखिए मेरा वीडियो, कोई डाउट होता है तो प्लीज मंडे को पूछिए, क्योंकि वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है ये कर्सर। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट कर्सर और इंप्लिसिट कर्सर विथ प्रोग्राम के साथ। मैंने क्या बोला, एक्सप्लिसिट कर्सर एक रो फेच करने के लिए बनाया,
एक्सप्लिसिट कर्सर जो है एक रो भी फेच करके लाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा लाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इम्प्लिसिट कर्सर सिर्फ एक ही रो फेच करने के लिए बनाया गया, एक से ज्यादा लाएगा तो बोलेगा टू अंडरस्कोर मैनी अंडरस्कोर रोज, एक्सेप्शन रेज करेगा। एक भी नहीं लाएगा तो बोलेगा नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड। हम जानबूझ के ऐसा करेंगे और हम ऐसे प्रोग्राम्स बनाएंगे और देखना कि एक्सेप्शन आएगा सर। तो सर आज के लिए इतना ही लेता हूं, प्लीज इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ नहीं समझा तो जाके देखिए आप, मैं अभी अपलोड कर दूंगा।